हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में गाइस, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कमेंट में मेरे से एक यूजर ने पूछा था और मैं बताना चाहूंगा इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आप गारंटी किसी भी प्रोग्राम का इजीली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट निकाल पाओगे, राइट। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे समझते हैं कि हम यहाँ पे किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से एकदम लेमैन तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्चुअली इवैल्यूएट करते हैं और कैसे निकालते हैं, राइट। तो गाइस सबसे पहले तो एक रियल लाइफ एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आप रिलेट कर पाओगे, काफ़ी इजीली आप कनेक्ट हो पाओगे गाइस। सबसे पहले तो ये समझो कि इन रियल लाइफ क्या होता है कि आप कोई भी टास्क करते हो, किसी भी तरह का वर्क करते हो, तो वो वर्क करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट। उस वर्क को करने के लिए जो आप बेस्ट सुटेबल प्रोसीजर फॉलो करते हो, उस प्रोसीजर पर डिपेंड करता है कि उस काम को करने में कितना ज़्यादा टाइम जाएगा। उससे ही हम उसी के अकॉर्डिंग ही एक्चुअली उस फैक्टर के अकॉर्डिंग ही हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को इवैल्यूएट कर पाते हैं। तो गाइस इमेजिन करो कि एक बॉय है, इमेजिन दैट समवन हु इज गोइंग टू टेक अ बाथ, राइट। तो इमेजिन दैट कि यहाँ पे एक वॉशरूम है और यहाँ पे लेट्स से कि ये जा रहा है यहाँ पे वॉशरूम, बात करने के लिए जा रहा है, तो ये यहाँ पे ये बात कर रहा है, राइट। अब इमेजिन करो गाइस, बहुत ही लेमैन और ज़्यादा स्टैंडर्ड एग्जांपल नहीं है। तो बेसिकली एक टॉवल लेकर जाएगा और जो भी उसने बेसिक से अपने क्लोथ उसने पहन रखे होंगे, राइट। अब इमेजिन करो कि इसको बाथ लेने के बाद इसको उन क्लोथ्स को साफ करना है, क्लीन करना है, धोना है। तो गाइस इसके पास दो ऑप्शन है। एक तो इसके घर में वॉशिंग मशीन का ऑप्शन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन का ऑप्शन है, राइट। अब गाइस वॉशिंग मशीन यहाँ पे शॉर्टकट एम लिख देते हैं। और दूसरा तरीका है गाइस हैंड से वो खुद क्लीन करें, ठीक है, तो विच इज़ मैनुअल प्रोसेस, राइट, जो कि हर चीज़ का एक मैनुअल प्रोसेस होता ही होता है। अब गाइस मेरा क्वेश्चन आपसे है कि वो कौन सा प्रोसेस को, किस प्रोसीजर को फॉलो करेगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, मैनुअल वाला या फिर वॉशिंग मशीन वाला। ओके चलिए एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। मान लो ये हमारे पास वॉशिंग मशीन है। अब इस वॉशिंग मशीन में एक पाइप होता है जिसमें जिसके थ्रू वाटर फिल होता है। तो इसमें फिल होने में धीरे धीरे फिल होगा, जो भी इनफ वाटर जितना रिक्वायर्ड है उतना फिल करने के बाद देन आप इसमें वॉशिंग पाउडर जो भी है, डिटर्जेंट पाउडर आप इसमें डालोगे, इनपुट करोगे। देन उसके बाद अपना मेन इसके अंदर जो भी आप अपना क्लोथ इसके अंदर डालोगे। उसके बाद इस मशीन को कुछ समय के लिए चलाओगे, देन आपका क्लोथ क्लीन हो गया। तो इमेजिन करो कि ये मिनिमम 10 मिनट लेता है, राइट। और सोचो आपको इमेजिन करो सिर्फ एक टी शर्ट क्लीन करनी। तो गाइस वो एक टी शर्ट आपको सिर्फ आप सोप का इस्तेमाल करो और हैंड से अपने मैनुअल अगर फॉलो करोगे तो जस्ट विद इन 2 मिनट में आप उस चीज़ को अचीव कर पाओगे और यहाँ पे 10 मिनट में अचीव कर पाओगे। तो गाइस कौन सा सुटेबल ऑप्शन है? ऑफकोर्स आपका मैनुअल प्रोसेस है, ना कि आपकी वॉशिंग मशीन। इमेजिन करो कि आपको अगर मान लो कि 10 क्लोथ्स क्लीन करने हैं, देन आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? देन इस केस में हम लोग वॉशिंग मशीन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो 10 मिनट में वो एक क्लोथ भी क्लीन करेगा और 10 मिनट्स में ही वो इमेजिन करो कि 5 या फिर 6 जितनी भी उसका कंटेनर है, जितना बड़ा भी उसका बकेट है, उसके अकॉर्डिंग इमेजिन कर ले कि उसमें एक टाइम पे मैं मान के चल रहा हूँ कि 10 क्लोथ्स आ जाते हैं, राइट। तो एक टाइम पे वो 10 क्लोथ्स एक क्लोथ को 10 मिनट में क्लीन कर रहा था, अब वो 10 को 10 मिनट में ही क्लीन कर देगा। और सोचो कि अगर आप यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो कितना होगा गाइस? 20 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे 20 मिनट में आप वो 10 क्लोथ्स को क्लीन कर पा रहे हो और यहाँ पे 10 मिनट में क्लीन हो पा रहा है। तो बेटर इस बार कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो गाइस आप समझ पा रहे हो ना कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो टास्क है उस टास्क के अकॉर्डिंग आप आइडेंटिफाई करते कौन सा प्रोसीजर इस केस में बेहतर रहेगा। जैसे कि आपने एक बहुत ही कॉमन जिसको मुहावरा कह लो, जो भी कह लो, कहानी कह लो, क्वेश्चन कह लो, ठीक है, जो आपने पूछा होगा कि 1 मिनट में अगर 15 मिनट में एक साड़ी सूखती है तो 1 मिनट में 15 एक साड़ी जो 15 मिनट में सूखती है तो 15 साड़ी या 20 साड़ी कितने मिनट में सूखेंगे? ऑफकोर्स 15 मिनट में, मतलब टाइम उतना ही रहेगा, टाइम कांस्टेंट रहेगा, साड़ियों का नंबर ऑफ साइज कितने भी बढ़ जाए। तो वही एग्जांपल यहाँ पे भी है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल है जो आप रिलेट कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये एग्जांपल आप इससे समझ पाओगे। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको मैं अचीव करके दिखाता हूँ गाइस। लेट्स से कि मैं इसको रिमूव करता हूँ, ओके। अब गाइस यहाँ पे समझो, ये हमारे पास एक क्या व्हाट, जस्ट मिनट, ये हमारे पास एरे है, ठीक है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है।
अब मान लो कि यहाँ पे इसको मैं साथ ही साथ एक और ऑप्शन बनाता हूँ। लेट से कि ये आपके पास स्टेयर से या लेडर से वॉटेवर यू कैन से एक सीढ़ी है आपके पास, मान लो ये 1 2 3 4। अब गैस यहाँ पे एक चीज़ समझना, अगर ये बंदा इस लेडर को चढ़ेगा, इस सीढ़ी को चढ़ेगा, ठीक है, इस स्टेयर्स को चढ़ेगा 1 बाय 1, तो लेट से कि पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, मतलब कि इसको टोटल कितने 4 स्टेप लगेंगे यहाँ पे ऊपर पहुँचने में, राइट, 4 स्टेप। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे पूछूँ, इसमें अगर एक एक एलिमेंट आपको प्रिंट कराना है यूजिंग लूप, ठीक है, तो लेट्स से कि फॉर, यहाँ पे डेटा टाइप नहीं मेंशन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है, i लेस देन n। अभी n क्यों लिख रहा हूँ मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समझना जरूरी है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे कुछ भी कोड है, प्रिंट कर रहे हो वॉटेवर, ठीक है, इमेजिन कर लेते हैं। अब गाइस सोचो, अगर एक एक एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी आप चढ़ रहे हो, उसी तरह से यहाँ पे एक एक एलिमेंट को ही तो प्रोसेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एक एक का इंक्रीमेंट ही तो हो रहा है, तो 1 1 एलिमेंट आ रहा है, राइट, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें 5 एलिमेंट्स है तो 5 टाइम लगेगा, इसमें 4 स्टेप थे तो 4 स्टेप लगा, अगर कल को एक स्टेप और बढ़ जाता तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, लाइक दिस। लेकिन गाइस अब वही बात है कि एरे में कितने एलिमेंट आएंगे ये डिपेंड करता है यूजर के इनपुट पे, या फिर हम डायनेमिक ले रहे हैं तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट है तो अलग बात है। इसी तरह से सीढ़ी को इमेजिन कर रहे हैं तो गाइस सीढ़ी किसी के घर में 4 स्टेप की है, किसी के घर में 20 स्टेप की है, किसी के घर में 50 स्टेप की है, तो इट डिपेंड्स ऑन, मतलब कि वैरी करेगी सीढ़ी के स्टेप्स। तो उसी तरह से गाइस यहाँ पे एक चीज़ समझो कि इसको हम 5 टाइम बोल के सीधे n टाइम ही ना बोल दें, इससे अच्छा तो बेटर रहेगा n टाइम बोल दें, और इसको भी हम n टाइम कहते हैं, n स्टेप है और यहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो इसलिए यहाँ पे n लिखा है। तो गाइस उसी तरह से अगर आपको सिंगल लीनियरली कोई चीज़ ट्रेवर्स हो रही है तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे जैसे 5 की जगह क्या बोलोगे, n टाइम में ये पूरा एलिमेंट ट्रेवर्स मतलब कि कंप्लीट होगा। यहाँ पे टोटल n स्टेप लगेंगे, यहाँ पे टोटल n बार लूप चलेगा, राइट। तो इसलिए इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगा ऑर्डर ऑफ n। अब यहाँ पे इसको बिग O ऑफ n भी कहते हैं, लेकिन वो मैं बात करूंगा। अभी यहाँ पे सिर्फ इसको ऑर्डर ऑफ n कहेंगे, क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में जब हम बात करेंगे तब वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि बिग O, ओमेगा, थीटा, राइट। तो वहाँ पे आप पहले यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो वो चीज़ समझना ईजी होगा। तो ऑर्डर ऑफ n अभी हम कंसिडर करेंगे, तो इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ओके, क्लियर, ओके फाइन। अब गाइस मान लो कि मेरे पास एक और सिनेरियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ऑर्डर ऑफ n क्यों बोल रहा हूँ। गाइस सिंपल सी बात है कि आप ये समझो कि जब भी आप ये चीज़ें मतलब एक तरह से रट लो कि जब भी आपको सिंगल लूप दिखे ना, आप सोचो ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन ऑल टाइम आप नहीं कहोगे, ऐसा नहीं कि आपको ये भी देखना है कि किस तरह से यहाँ पे कंडीशन है, इस कंडीशन पे डिसाइड करना। तो कोई लीनियरली सीक्वेंशियली कोई चीज़ सीक्वेंस में ट्रेवर्स हो रही, सीक्वेंस में चल रही है एक एक स्टेप, तो सीधे सिंपल बोलो कि ऑर्डर ऑफ n, राइट, ओके। लेकिन मान लो गाइस, अच्छा मान लो गाइस यहाँ पे इसी में मैं बात करता हूँ, मान लो कि ये एक एरे है, लेट से मैं इसका कलर चेंज करके थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है गाइस। मान लो कि ये एक एलिमेंट है, यहाँ से मैंने एग्जीक्यूट किया, ठीक है, मैंने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। यहाँ से इस एलिमेंट को सारे एलिमेंट से कंपैरिजन करूंगा, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट, और जब यहाँ पे आ जाएंगे तो रेस्ट ऑफ द ईच एलिमेंट, मतलब कि ये प्रीवियस वाले एलिमेंट से और इससे भी, और जब यहाँ पे आ जाएंगे तो मतलब हर एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से हर बार कंपैरिजन करेंगे। जैसे 7 को 8 से, 12 से, 6 से, 2 से करेंगे। जब 2 पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे जब पहुँचेंगे तो 2 को इन सारे से कंपैरिजन करेंगे, 6 पे पहुँचेंगे तो इससे भी कंपैरिजन करेंगे, इधर के सारे भी करेंगे। तो मतलब कि तो ये बेसिक कंपैरिजन। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ऑब्वियस सी बात है, आप क्या करते हो उस केस में, नेस्टेड लूप चलाओगे गाइस, राइट। तो यहाँ पे लेट से कि एक फॉर लूप चला है कि मतलब कि i = 0 इमेजिन करो, और यहाँ पे भी आपने चला देना है, ठीक है, लेट्स से कि n, और यहाँ पे अच्छा चलो थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि नेस्टेड लूप तो आपको चलाना आता है गाइस। तो यहाँ पे लेट्स से कि हर एक एलिमेंट के लिए आप एक लूप चलाओगे यहाँ पे, ठीक है, नेस्टेड लूप। तो यहाँ पे कितने 2 लूप हैं, नेस्टेड लूप हैं। तो इसलिए यहाँ पे आप अगर इस कंपैरिजन को आप अगर ध्यान से देखोगे तो हर एक एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है, तो इसको आप ये बोल सकते हो n गुणे n, राइट। तो इसलिए इसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, n गुणे n करोगे तो क्या होगा, n स्क्वायर हो जाएगा ना, राइट। तो क्योंकि n स्क्वायर टाइम ये कंपैरिजन की वजह से n स्क्वायर टाइम ये एग्जीक्यूट होगा, ट्रेवर्स होगा,
चलेगा, तो इसलिए इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ n होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस? ओके, नाउ गाइस, अब गाइस एक चीज और मैं पूछूं, मान लो लेट्स से कि हमारे पास भी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब क्या होता है गाइस? जैसे कि कुछ एलिमेंट हमारे पास अरेंज है, लेट्स से 1 3 4 6 7 8 लेस से, ठीक है, या फिर यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेते हैं 0 3 2, इमेजिन करो। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स एक्चुअल में हम प्रोग्रामिंग में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये हमारा बेसिकली होता है रो, और ये हमारा पोर्शन होता है व्हाट्स, कॉलम्स, राइट, कॉल्स होते हैं। तो एक रो जैसे कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, मतलब एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो 3 कॉलम है, 3 रोज हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? मल्टी डायमेंशनल, आई मीन 2 डायमेंशनल एरे का यूज़ करते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे को प्रोसेस करने के लिए एक्चुअल आप कितने लूप यूज़ करते हो? अगेन यहाँ पे इसी तरह से 2 लूप, फर्स्ट फॉर रो के लिए एक रो का लूप चलेगा, रो लूप, ठीक है, रो के लिए लूप चलेगा, और एक कॉल्स के लिए लूप चलता है। मुझे उम्मीद है कि ये बेसिक प्रोग्रामिंग आती होगी गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सूडो आप इसको समझ लो। तो ये बेसिकली अगेन आपका क्या है, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा इस मैट्रिक्स के केस में? आपका फिर से लगेगा बिगो ऑफ n, आई मीन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, मैं ऑर्डर ऑफ n ही बोलूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। लेकिन इमेजिन करो कि नहीं, मुझे सिर्फ रो ही ट्रेवर्स करना है, कॉलम से कोई लेना देना नहीं। तो अगेन आपको पता है कि रो कंपैरिजन करोगे तो सिर्फ आउटर लूप चलेगा, मतलब सिंगल लूप। तो अगेन क्या होगा कि रो के लिए सिर्फ चलेगा ऑर्डर ऑफ n, और अगर सिर्फ कॉल्स आपको चलाना, एग्जीक्यूट करना, तो अगेन आपके लिए सिर्फ ऑर्डर ऑफ n लगेगा। और दोनों एक साथ चलाओगे गाइस तो इट्स बिकम दिस वन, आई मीन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, सिंपल। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करते हो कि किस तरह से बेसिकली आपका कौन सा, तो सिंगल लूप आप देखो तो तुरंत बोलो ऑर्डर ऑफ n, नेस्टेड लूप देखो इन जनरल तो बिगो आई मीन ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। ओके, मैट्रिक्स भी समझ में आ गया। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इमेजिन करो, ओके, लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, इस इधर का पोर्शन, ओके, ठीक है। अब गाइस मान लो इसी वाले एरिया में मैं बात करता हूँ, 1 सेकेंड, जस्ट मिनट, ओके 1 सेकेंड, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर को, ओके, ये वाला कलर सही रहेगा आई थिंक, या। अब मान लो गाइस देखो, इमेजिन करो कि इस पर हम लोग काम कर रहे थे, ये वाला एरिया था, ठीक है। अब इस एरिया को यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लो 12 8 7 ओके 6 6 2, ठीक है। ये मेरी वाकई में हैंड राइटिंग बहुत ही, मतलब मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है, ठीक है। अब गाइस मान लो कि हम यहाँ से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। जब यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि हम इन सारे एलिमेंट से कंपैरिजन करेंगे, 8 7 6 से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो 7 6 2 से कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। जब 7 पे पहुँच जाएंगे तो 6 2 से कंपैरिजन करेंगे। मतलब कि ये जो पीछे वाले हैं एक एक एलिमेंट, वो सारे कम होते जाएंगे, मैं उनका कंपैरिजन नहीं करूँगा, उनको हटा दूँगी। यहाँ पे क्या हो रहा था पहले वाले में, ये वाले में, कि मतलब कि हम हर एलिमेंट को मतलब कि बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड दोनों साइड के एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड के रिमेनिंग सारे रेस्ट एलिमेंट से कंपैरिजन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि हम एक एक एलिमेंट इधर से हटाते जा रहे हैं, इनको हम कंपेयर नहीं करेंगे, सिर्फ उसके आगे वाले एलिमेंट को, रेस्ट एलिमेंट को सिर्फ ही हम कंसीडर करेंगे, उससे कंपैरिजन करेंगे। तो इसको ये नहीं लिख सकते गाइस कि n मतलब n एलिमेंट पहले 1 माइनस होगा जब यहाँ पे था, ठीक है। जब यहाँ पे आएगा मतलब कि यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे कितने 2 एलिमेंट कम हो जाएंगे, तो n-2 कंपैरिजन हो गए, तो इसको हम यहाँ पे प्लस करते जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पे n-3 कर देंगे, तो ऐसे सो ऑन करते करते यहाँ पे 2 + 1 बचेगा, क्योंकि एक टाइम आएगा यहाँ पे जब पहुँचेगा तो n-n हो जाएगा, तो एक्चुअली 0 पहुँच जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे जब होगा तो n- करेंगे तो बेसिकली 1 हो जाएगा, राइट। तो 0 को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं, तो 0 + 1 करेंगे नहीं यहाँ पे, तो इतना ही करेंगे 1 + 2 और ये पूरा बनेगा। और फाइनली इसको आप क्या लिख सकते हो गाइस, इसको लिख सकते हो n और n+1 राइट अपॉन 2। अब इसको अगर आप इससे कैलकुलेट थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाएगा गाइस, n² प्लस, ओके यहाँ पे
ओके, यहाँ पे माइनस होगा, मैं थोड़ा सा गलती कर रहा था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे गाइस अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा एन स्क्वायर माइनस का एन, ठीक है, और ये 2। तो गाइस आपको पता है मैथमेटिकल में, आप इस सिंपल तरीके से समझो मैथमेटिकल क्या है कि उसमें जो ये जो भी स्टेटमेंट बनता है उसमें जो n की पावर होती, मैक्सिमम जिसकी n की पावर, मान लो कि यहाँ पे इसकी n की पावर 3 होती, या फिर मान लो कि एक सिचुएशन में मान लो n प्लस 2n, ठीक है, इसकी है 2 पावर, इसकी है 3 पावर एंड ये प्लस 1। तो इसमें जिस भी n की पावर ज़्यादा होगी उस वाले n को सिर्फ कंसीडर करोगे, इस n को। तो इसमें किस n की ज़्यादा पावर है, ये वाले n की। तो इसलिए हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे पॉलिनोमियल, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल के टर्म्स में निकालेंगे, तो इसलिए इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। अगर ऐसा स्टेटमेंट बनता है तो इसमें कहेंगे ऑर्डर ऑफ n क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब कि इस तरह से जब सिचुएशन होगी तो आपका क्या होगा गाइस कि आपका बेसिकली क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर निकलेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही ना गाइस कि किस तरह से ये निकल रहा है। अगर गाइस मैं एक और एग्जांपल करके दिखाता हूँ, लेट्स से कि यहाँ पे मैं क्लीन कर देता हूँ, जस्ट मिनट, इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। मैं ये एग्जांपल क्यों करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा सा फैमिलियर हो जाओ, राइट। तो गाइस मान लो कि एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, लेट्स से कि फॉर लूप है हमारे पास, और यहाँ पे i इक्वल टू n है। इस बार n मैंने असाइन किया है, वो 0 नहीं है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे मैंने कहा i लेस देन ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने किया i इक्वल i डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे समझो ये कैसे चल रहा है। ये बेसिकली क्या हो रहा है कि मतलब कि जैसे कि n की ये मतलब i में n आ गया, तो i में n आ गया, मतलब कि यहाँ पे इसके हिसाब से देखा जाए तो कितना हो गया, 5 एलिमेंट। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंडीशन देखा गया कि ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, तो इसके अंदर वापस इसके अंदर जाएगा, जो भी कोड होगा वो चलेगा, रन होगा। लेकिन जब दोबारा से लूप आएगा तो ये वाला कैलकुलेट करेगा, तो ये देखेगा हाफ कर देगा। तो इसको अगर डिवाइड करोगे 2 से तो हाफ कर देगा, तो कहीं ना कहीं बीच में ये सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है, उसका हाफ पे आ जाएगा, उसके बाद फिर हाफ पे आ जाएगा। जैसे कि बाइनरी सर्च में हाफ पे आ जाता है, तो गैस इसका बेसिकली बन जाएगा लॉग बेस 2n, ठीक है। तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी गैस। तो उम्मीद करता हूँ गैस, यहाँ पे मेरा कैमरा ऑफ हो चुका है, तो गैस उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बेसिक तरीका समझ में आया होगा कि इस तरह से आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करना है। इन जनरली जैसे कि हम लोग नॉर्मली सीक्वेंसली कोई स्टेप अचीव करते हैं तो उस तरह से काउंटिंग करते हैं कि भाई इतना टाइम लगा, उसी तरह से यहाँ पे जनरली आपको लूप देख के अंदाजा लगाना है, और लूप के टर्म्स में ही ज़्यादा कंफ्यूजन होते हैं, वहीं पे मेन होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का रोल। और गाइस मैं कुछ एग्जांपल और नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा, तो थोड़ा और फैमिलियर हो जाएंगे गाइस आप लोग। इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।